हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूजफुल रहेंगे JEE मेंस और नीट एग्जाम्स के लिए। ये देखिए, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस. इट इज एट रेस्ट एंड फ्रॉम t is equal to 0, from time t is equal to 0 onward, it is subjected to a time dependent force in the x direction. The force Ft varies with time as shown in the figure. The kinetic energy of the block after 4.5 सेकेंड इज। इस देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम का। तो क्लियर आप देख रहे हो, इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम का। और देखिए, अगर आप टाइम 0 लेते हो तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है 4 न्यूटन है, और उसके बाद जैसे ही टाइम पास होता है आपका फोर्स देखिए लीनियरली वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और 3 सेकेंड पे ये फोर्स 0 होता है, और 3 सेकेंड के बाद 1.5 के लिए फिर से ये फोर्स देखिए ये नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ये लीनियरली वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इसका हाफ टाइम लेते हो 1.5, तो यहाँ पर आपको फोर्स कितना मिलेगा, 2 न्यूटन मिलेगा। यानी कि 1.5 सेकेंड पे देखिए फोर्स कितना है, 2 न्यूटन है। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगा हुआ है जो 4.1 पे है, 4.5 पे है, वो -2 न्यूटन है। राइट, क्योंकि देखिए टाइम 0 से लेके 3 सेकेंड में देखिए फोर्स पॉजिटिव है, लेकिन लीनियरली ये कम हो रहा है। यहाँ पर भी वो लीनियरली कम ही हो रहा है, उसी मैनर में चल रहा है, लेकिन फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में है। तो 1.5 यानी कि टाइम जब 1.5 है तो आपका फोर्स यहाँ पर कितना रहेगा, 2 न्यूटन है। तो यहाँ पर ये 1.5 सेकेंड में फोर्स आपका निगेटिव हो जाएगा, -2 न्यूटन। अब हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितना है आफ्टर 4.5 सेकेंड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स कितनी है जब वो टाइम आपका 4.5 सेकेंड रहता है। तो आप देखिए, बेसिकली अगर आप फोर्स का डेफिनेशन यूज करते हो तो फोर्स की डेफिनेशन जो है वो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स एनी टाइम आप लेते हो तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फोर्स इनटू dt आपका क्या रहेगा, इंटीग्रल डी पी रहेगा। फोर्स इंटू dt आपका क्या रहेगा, dt रहेगा। राइट, ये देखिए, ये फोर्स क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम है। तो फोर्स यहाँ पर ग्राफ क्या है, फोर्स वर्सेस टाइम है। तो फोर्स इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी आ जाएगा। तो अगर आप इंटीग्रल ले रहे हो, अगर आप इसको इंटीग्रल करते हो, यानी कि एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, चेंज ऑफ मोमेंटम। राइट, तो ये देखिए यहाँ पर ये T1 है, यहाँ पर टाइम आपका T2 है। ये फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, मतलब फोर्स विल डिपेंड ऑन टाइम। तो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा ये आपको टाइम से मिलेगा, नहीं फोर्स का इक्वेशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये यहाँ पर रहेगा P1 एंड P2। इट मीन्स एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, मीन्स ये इसके आपको क्या मिल रहा है, एरिया अंडर, ये जो इंटीग्रेशन है मतलब ये क्या है, एरिया फोर्स टाइम ग्राफ है। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। राइट, इंटीग्रल डीपी क्या रहेगा, P2 माइनस P1, इट इज चेंज इन मोमेंटम। राइट, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि पार्टिकल is free to move along x axis, that is okay, but if it is at rest and from t is equal to onward time, अगर मतलब starting time में वो rest में, and from t is equal to 0 onward it is subjected to the time dependent force in the x direction. The force varies with the time as shown in the figure. The kinetic energy of the block after 4.5 seconds, if it is at rest, it is block of mass 2 kilogram is to free to move along the x-axis if it is at rest, यानी कि टाइम t is equal to 0 वो रेस्ट में है। तो हमारा जो चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आवर देयर फॉर द
मोमेंटम यानी कि mv that is equal to final momentum. mv is equal to final momentum at time. फाइनल मोमेंटम जो मिलेगा एट टाइम 4.4 सेकेंड रहेगा. दैट इज इक्वल टू एट टाइम 4.5 सेकेंड and that is equal to area under the graph. It is equal to area under force time graph. यानी कि आपको एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा. And what is our area? Our area is half base into height. एरिया 1 प्लस एरिया 2 डबल एरिया है हमारा. एक एरिया हमारा पॉजिटिव है. देखिए आप क्लियरली देखिए. तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डबल एरिया है. A1 हमारा पॉजिटिव है, A2 हमारा नेगेटिव है. पॉजिटिव वाला पहले ले लेते हैं. हाफ बेस इंटू हाइट. बेस हमारा 3 सेकेंड है. हाइट यहाँ पर 4 न्यूटन है. देखिए 3 इंटू 4 माइनस हाफ 1.5 इंटू 2 है. राइट. ये देखिए टाइम कितना है यहाँ पर 1.5 इंटू 2 और 2 नेगेटिव है. इसके लिए यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया है. एक एरिया नेगेटिव चला जाएगा. अगर आप इसको प्लस भी करते हो प्लस हाफ यानी कि ये प्लस भी करते हो तो ये देखिए ये जो फोर्स हमारा है यहाँ पर नेगेटिव है. दैट इज -2. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया. 6 माइनस 1.5 ये आपका कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा. 5 6 4.5 यानी कि ये क्या आ गया आपका मोमेंटम आ गया. mv आ गया. यानी वेलोसिटी कितनी रहेगी फाइनल टाइम में यानी कि 4.5 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी कितनी रहेगी. इट इज 4.5 डिवाइड बाय मास. तो मास शायद आपको 2 किलोग्राम दिया गया है. मास शायद 2 किलोग्राम है. देखिए इस प्रॉब्लम में बेसिकली मास दिया गया दैट इज 2 किलोग्राम. यस इट इज 2 किलोग्राम. तो आप इधर 2 किलोग्राम ले रहे हो तो 2 2 ज़ा 4 राइट. और ये 2 7 ज़ा 14 रहेगा. 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 यानी 2.25 है वेलोसिटी. और काइनेटिक एनर्जी जो इसकी रहेगी वो हाफ मास mv स्क्वायर. इट मीन्स हाफ into 2 into 2.25 the whole square. तो 2 कट गया आपका. सिर्फ आपको 2.25 का होल स्क्वायर लेना है. यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ. 2.25 का होल स्क्वायर आप ले लीजिएगा. तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा. 5 2 ज़ा 10 12 5 2 ज़ा 10 11 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 5 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 4 5 आ जाएगा. 2 आ जाएगा. 6 आ जाएगा. 9 10 आ जाएगा. और ये देखिए 1 2 3 4 5.06 यानी कि 5.06 जूल्स यानी कि इतनी रहेगी काइनेटिक एनर्जी at time. That is 4.5 सेकेंड 5.06 जूल्स. तो यहाँ पर ये आंसर है. इसका सी रहेगा आंसर. ठीक है. आप सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. ये देखिए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू. यानी आपको निकालनी है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू.
ये देखिए, पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसके रिटार्डेशन, यानी कि रिटार्डेशन मतलब उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डीवी अपॉन डी टी, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो दैट इज डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्स। अब आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी कि आपको हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर हम लोग v निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर चेन रूल यूज कर सकते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी एक्स ले सकते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी आपका v आ जाएगा इधर, आप v ले लो, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स ले लो, डेट इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करके हम v इजीली निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन v एंड x आप निकाल सकते हो। तो v इंटू डी वी इज इक्वल टू सी एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप इंटीग्रेट करते हो यहाँ पर इंटीग्रल v इंटू डी वी, दैट इज इंटीग्रल यहाँ पर देखिए ये सी एक्स इंटू डी एक्स है। तो अगर आप इसको इंटीग्रल लगाते हो और यहाँ पर लिमिट्स डालते हैं हम लोग x1 x2 v1 v2, तो हमको ये इजीली आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। तो ये v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इसका, और यहाँ पर आपको आएगा v1 और v2, ये c आ जाएगा। यहाँ आपको x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिमिट्स आ जाएंगे x1 और x2। तो यहाँ पर आप हाफ बाहर निकाल सकते हो क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू हाफ c x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अगर हम em से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमको आ गई है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। आप यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये रिलेशन है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट में। अगर देखो, अगर आप चूज करते हो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और x2 आपका x है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए ये कांस्टेंट है पूरा टर्म, तो ये प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, एक्स स्क्वायर को। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी ये प्रोपोर्शनल रहेगी एक्स स्क्वायर। एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में है। इट अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एसिड मोशन है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन सबके एप्लीकेबल रहेंगे। पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल, ये पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो फोर्स उस पर लग रहा है उसका पावर कितना बनेगा, जो फोर्स उस पर लग रहा है उसका पावर कितना बनेगा। तो नेचुरली जो कोई भी टाइम में, अगर आप कोई भी टाइम में उसका पावर लेते हो तो पावर का इक्वेशन क्या रहेगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन। देखिए ये दोनों भी ए बार डॉट वी बार है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पावर इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये ए बार डॉट वी बार है, इधर ए बार डॉट ए वी बार है, राइट। अभी ये यूनिफॉर्म एसिड मोशन है तो वी बार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पावर डिलीवर्ड टू एट टाइम टी, तो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाल सकते हो जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि चारों में भी ऑप्शन में भी टाइम है। अगर यहाँ पर आप ये वाला इक्वेशन यूज करते हो काइनेमेटिकल, तो क्लियरली आप देखिए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए u 0 है, तो v इज इक्वल टू आपका at आ जाएगा। ये बार t रहेगा, ये हम लोग यहाँ पर a बार t यूज करेंगे, तो ये पावर हमारा क्या रहेगा, m इंटू ए स्क्वायर इंटू टी, ये सब कांस्टेंट है, तो देयरफॉर पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज b इज द आंसर। Let us go for fourth question. A particle moves under the influence of a force F is equal to kx in one dimension, where k is a positive constant and x is the distance of the particle from the origin.
assuming that the potential energy U of the particle at the origin is zero, the graph of the potential energy as a function of x will be। ये देखिए ये प्रॉब्लम सिमिलर है टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स हमारा माइनस के एक्स रहता है, तो ग्राफ हमारा ये यू शेप बनता है जो ये रहता है, इट इज पॉजिटिव रहता है। पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है पॉजिटिव रहता है। अगर फोर्स आपका पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, फोर्स अगर आपका नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका पॉजिटिव रहता है, यानी कि फोर्स पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव रहेगा। ये तो लॉजिक है। लेकिन अगर हम इक्वेशन से इसको निकालना चाहते हैं तो ये एफ इज इक्वल टू के एक्स, अगर आप देखेंगे तो एस एच एम का इक्वेशन है, राइट। अगर आप ये फोर्स का इक्वेशन लगाओगे, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या कनेक्शन है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप यहाँ पर फोर्स ले रहे हो के एक्स, तो ये देखिए ये के एक्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्म किया है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो आप ले सकते हो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अगर आपने कर लिया है और आप इंटीग्रेट करोगे के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी यू। अगर आपने एक्स को जीरो लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अगर आप x लेते हो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी u है, तो ये k कांस्टेंट हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 रहेगा। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस यू माइनस जीरो। तो इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा, देखिए यहाँ पर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा था, फोर्स इक्वल टू, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स रहता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स ले रहे हो प्लस के एक्स, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है आपको, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप फोर्स को के एक्स ले रहे हो तो पोटेंशियल, यहाँ पर देखिए अगर आप फोर्स को के एक्स ले रहे हो, माइनस की जगह पे पॉजिटिव ले रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या आ रही है यहाँ पर, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ आपका रहेगा, इट इज A1, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। इफ W1, W2 एंड W3 आर द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B along three different paths 1, 2 and 3 as shown in the gravitational field of point mass M, then the correct relation between W1, W2 and W3 is given by। अब देखिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन इन द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देयरफॉर द वर्क डन, अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो ऐसा, या ऐसा ले जा रहे हो, या ऐसा लेके जा रहे हो, या कोई भी पाथ से लेके जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी ये पॉइंट्स ए एंड बी फिक्स है, कोई भी पाथ में आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, लेकिन पॉइंट ए एंड बी फिक्स है, तो वर्क डन इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका आंसर सिंपल है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स आपका रहेगा वर्क डन, वर्क डन रहेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इसका मतलब ये तीनों पाथ के अलोंग वर्क आपका सेम है। तो W1 इज इक्वल टू W2 एंड दैट इज इक्वल टू W3। तो इसका आंसर बी रहेगा। So I hope it is clear to all of you. Thank you everybody.